गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर है आज वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परिवहन एवं संचार का। प्रीवियस वीडियो तक अपने जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी तैयारी है आप साथ साथ में करते रहें, क्योंकि तैयारी साथ साथ करोगे तो आपकी तैयारी है वो सही तरीके से होती रहेगी। और जैसे जैसे हमारा अध्ययन आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि साथ साथ जो अपना अध्ययन चल रहा है उसकी भी तैयारी होती रहे और जो प्रीवियस वीडियो तक अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी तैयारी भी आप साथ में करते रहें। क्योंकि क्या है कि अगर प्रीवियस चैप्टरों की हम तैयारी साथ में नहीं करेंगे तो वो चैप्टर है वो हम भूल जाएंगे, अच्छी तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी साथ में पढ़ा जाए, और जो हम पढ़ा चुके हैं, जो समझ चुके हैं, जो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में भी क्या है कि साथ साथ में हम तैयारी करते रहें, उनको समझते रहें। तो ज़रूरी है कि नोट्स को भी रीड करना और साथ साथ में पाठ्य पुस्तक है उसके जो अपने चैप्टर है उनको भी पढ़ते रहना ज़रूरी है। क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएसटी में क्या है, कुछ बीच के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि पाठ का भी अध्ययन किया जाए और नोट्स का भी प्रॉपर क्या है अध्ययन अपना किया जाए, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे अपना जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर परिवहन एवं संचार के बारे में, कि प्रमुख रूप से परिवहन और संचार है वो किसी देश के लिए कितना आवश्यक होता है, कितना ज़रूरी होता है। और ये जो व्यवस्था है परिवहन और संचार की एक देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मान लो किसी देश में परिवहन के साधन नहीं हो, किसी देश में संचार की व्यवस्था नहीं हो, तो क्या यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या आसान रहेगा? इसके साथ ही संचार व्यवस्थाएं नहीं हो, संचार व्यवस्था का मतलब है कि अपनी जो सूचनाएं हैं वो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं, उनका कोई माध्यम नहीं हो, तो उस देश की स्थिति कैसी होगी? क्या वो देश एक विकसित देश कहलाएगा या फिर पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा? तो ध्यान रखना, किसी भी देश के विकास में इन परिवहन का और संचार के क्षेत्रों का प्रमुख रूप से विशेष योगदान रहता है इस देश के विकास में। तो आज हम चैप्टर के जो अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और कुछ इसका बेसिक है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अध्ययन विस्तार से करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी आज की बिंदु की, वह उदारीकरण। उदारीकरण है वो एक प्रकार से हमारी जो व्यापार व्यवस्था है, जो व्यापार से संबंधित अपनी क्रियाएं हैं उससे प्रमुख रूप से संबंधित है कि एक व्यापार है वो कितना स्वतंत्र होना चाहिए या कितने उसके ऊपर प्रतिबंध है वो प्रमुख रूप से होने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपना है उदारीकरण का। तो उदारीकरण ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यानी ऐसे नियंत्रण है जो क्या है कि व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसके साथ साथ क्या है कि उन्हें या हटा देना, या तो क्या है कि उनमें कुछ छूट दे देना, या छूट देने के साथ साथ उनको क्या है हटा लेना या कम कर देना, जिससे क्या है कि स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ जैसे जैसे छूट मिलेगी वैसे वैसे क्या है कि जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी और देश का विकास होगा। नियंत्रण को एक प्रकार से कम करने की जो प्रक्रिया है औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, वो प्रमुख रूप से क्या है उदारीकरण कहलाती है। उदारीकरण का मतलब होता है किसी चीज में छूट देना या नियंत्रण में ढील देना या उनको पूर्णतः कम कर लेना। बात आती है किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियम, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं को समाप्त करना। यानी किसी देश के आर्थिक विकास में जो चीजें रुकावट बन रही है, चाहे वो देश की नीतियां हो, चाहे वो देश के नियम हो, या प्रशासनिक जो सरकार के द्वारा व्यवस्था तय की गई है चाहे वो नीतियां हो, तो इन नियंत्रणों को, इन सिद्धांतों को, इन नियमों को, इन प्रशासनिक जो सिद्धांत बने हुए हैं इनको सीमित कर देना या नियंत्रित कर देना या पूर्णतः क्या है इनको समाप्त कर देना, जिसके द्वारा क्या है कि किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति व्यापार के क्षेत्र में, उसको पूर्णतः नियंत्रण मिल सके। क्योंकि जितना अधिक नियंत्रण मिलेगा, जितना अधिक छूट मिलेगी व्यापारिक क्षेत्र में, उतने ही क्या है व्यापारिक क्षेत्र में देश प्रगति करेगा, विकास करेगा और दूसरे देशों के साथ उसके संबंध है वो प्रगाढ़ होते जाएंगे, मजबूत प्रमुख रूप से होते जाएंगे। बात आती है प्रौद्योगिकी की। उद्योगों को अधिक उन्नत करने और सही ढंग से चलाने की विद्या, उपकरण और मशीनों का ज्ञान, ये प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से क्या है कि उद्योगों के संबंधित प्रमुख क्रिया है। यानी प्रौद्योगिकी का विकास कब होगा? जब हम अधिक से अधिक
अपनी पुरानी तकनीक का त्याग करेंगे और पुरानी तकनीक के त्याग करने के साथ साथ हम नवीन जो नियम है, नवीन जो सिद्धांत है, नवीन जो तकनीक है, नवीन जो उपकरण है, उनका जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना ही क्या है कि अपने देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने देश का पूर्ण विकास होगा। लेकिन मान लो कि हम पुरानी तकनीक के अनुसार कार्य करते रहेंगे, पुरानी तकनीक के जो अपने यंत्र हैं उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो क्या होगा कि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रगति किसी देश की कब होती है, जब हमें वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन उपकरणों का यूज करते हैं, उस तकनीक का यूज करते हैं, उन मशीनों का यूज करते हैं, जिससे क्या है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख रूप से विकास हो सके। और विकास से क्या है कि एक कड़ी, एक योजना के रूप में ये आगे बढ़ता जाएगा और देश है एक समृद्ध और विकसित देश अपना कहलाएगा। बात आती है आधारभूत संरचना की। किसी समाज या उद्योग को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक संगठनात्मक संरचना, यानी किसी समाज के उद्योग का जो विकास होता है, उस विकास की जो अपने पास से आवश्यक संसाधन है, जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, उनका क्या है सही तरीके से यूज करना, उनका सही तरीके से संचालन करना। सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से जब उसका संचालन करेंगे, जब उसकी व्यवस्था करेंगे, तो क्या है कि सभी कार्य क्या है कि तीव्र गति से होंगे, एक व्यवस्थित तरीके से होंगे। और व्यवस्थित तरीके से होने के कारण क्या है, वो एक आधारभूत संरचना, एक आधारभूत इकाई के रूप में प्रमुखतः कार्य करेंगे। इस कारण कहा जाता है कि किसी भी कार्य को, किसी भी व्यवस्था को, उसको सुचारू चलाने की व्यवस्था जरूरी होती है। सुचारू यानी नियमित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस कार्य का या तरीके का या व्यवसाय का होना बहुत जरूरी होता है। बात आती है संचार की। विचारों, भावों, संदेशों, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरी जगह तक आदान प्रदान करना। संचार क्या होता है? संचार का प्रमुख माध्यम या तरीका क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी जिन सूचनाओं की हमें आवश्यकता है वो हमारे पास पहुंच जाए, और जिन सूचनाओं को, जिन संदेशों को हमें दूसरे स्थान पर भेजना है, पहुंचाना है, वहां तक वो सूचनाएं और आदेश जो अपने हैं वो पहुंच जाए। तो एक प्रकार संचार क्या होता है, जिसमें अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और अपने संदेशों को हम जब आवश्यक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और हमारी जब आवश्यकता की सूचना संदेश की होती है तो अपने पास मंगवाते हैं, तो प्रमुख रूप से किस में आता है? संचार में आता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संचार है वो व्यक्ति की, एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है, क्योंकि हमें हर प्रकार की सूचनाएं चाहिए होती है। सूचनाओं को भेजना भी होता है, चाहे वो अपने व्यापार से संबंधित हो, चाहे अपने पारिवारिक कार्यों से संबंधित हो, चाहे वो देश से संबंधित हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, हम सूचनाओं का स्थानांतरण करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संचार अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई, एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब वस्तुओं को आदान प्रदान दो देशों के मध्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है वो वस्तुएं तो हम मंगवा लें, और जिन वस्तुओं की हमारे पास अधिकता है उन वस्तुओं को हम दूसरे स्थान पे पहुंचा दें, तो वो क्या है कि व्यापार कहलाता है। एक प्रकार से व्यापार भी क्या है कि अंतर्राज्यीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। अंतर्राज्यीय यानी अपने राज्य के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी प्रमुख रूप से एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार किया जाता है वो प्रमुखतः क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना अधिक होगा, जितने देश हैं वो दूसरे देश के साथ जुड़ेंगे, जितने उसके साथ ऐड होंगे, उतना ही क्या है कि उस देश का जो आर्थिक विकास है वो अधिक होगा, और अपने जो संसाधन हैं, अपने जो प्रोडक्ट हैं, उनको जितना अधिक अपन दूसरे देश में भेजेंगे, जितना कम अपने यहाँ मंगवाएंगे, उतनी ही क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो जरूरी है कि एक देश का दूसरे देश के व्यापार के साथ जुड़ना एक प्रकार से क्या कहलाता है कि राष्ट्रीयकरण, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख रूप से कहलाता है, जिसमें दो देश हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जो वस्तुओं की आवश्यकता हमें होती है वो हम मंगा लेते हैं, यानी अपना देश मंगा लेता है, और जिन वस्तुओं की दूसरे देश को आवश्यकता होती है वो उस देश में वस्तुएं भेज दी जाती है प्रमुख रूप से। तो एक प्रकार से ये अपना क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। जब वस्तुओं का आदान प्रदान दो देशों के मध्य होता है तो वो प्रमुख रूप से क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बात आती है अर्थव्यवस्था की।
एक राष्ट्र के समस्त व्यापार, उपभोग, उत्पादन की क्रिया से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी जो अपना व्यापार है, अपना जो उद्योग है, उसके साथ जो उत्पादन की क्रिया है, उद्योग है, उत्पादन है, और इसके साथ साथ अपने उपभोग की जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से इन तीन व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है। किस किस पे? व्यापार पे, उपभोग पे और उत्पादन क्रिया पे। ये जितना अधिक होगा, जितना अधिक विस्तृत होगा, उतनी क्या है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए जरूरी है उत्पादन अच्छा हो, उपभोग अच्छा हो, और उसके साथ साथ क्या है कि जो उत्पादन की जो क्रिया है वो भी क्या है? अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तकनीक होनी चाहिए, अच्छी मृदा होनी चाहिए। जितना अधिक अपने देश के पास उत्पादन होगा, जितना अधिक अपने देश का सामान बाहर जाएगा, जितना अधिक अपन दूसरे देश से सामान कम मंगवाएंगे, उतना ही क्या है कि अपना देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो जरूरी है प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, इसलिए कि व्यापार है वो अधिक से अधिक किया जाए, उपभोग है वो अधिक से अधिक अपने देश में होना चाहिए। उपभोग का मतलब है वस्तुओं का अपने द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको कम से कम बाहर से मंगाए, और इतना अधिक उत्पादन हो जाए कि अपने पास सेंस भी बच जाए और उसको हम दूसरे देश में भेज भी सकें। उत्पादन की क्रिया यानी उत्पादन की जो तरीका है, हमारा जो तकनीक है, जो व्यवस्था है, वो कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। और वर्तमान में जो तकनीक है, वर्तमान जो सिद्धांत है, उनका यूज अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि उत्पादन क्या है हमारे देश में अधिक से अधिक हो सके। आगे हमें अपनी बात करते हैं अध्ययन से संबंधित जो अपना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं परिवहन की, कि प्रमुख रूप से परिवहन क्या होता है और परिवहन के द्वारा किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। तो परिवहन सामान्यतः उसे कहते हैं कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, उन वस्तुओं को अपने पास मंगवाना, और जिन वस्तुओं को हमें कहीं पे भेजना है वो उस स्थान तक पहुंचाना। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के द्वारा क्या है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि अपने जाने के साथ साथ कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान भी है, वो प्रमुख रूप से क्या है? परिवहन के माध्यम से होता है। तो परिवहन की हम परिभाषा को समझने का प्रमुख रूप से प्रयास करेंगे। बात आती है वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति वाले स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। यानी वस्तु और जो सेवाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना या मंगवाना, वो प्रमुख रूप से क्या है? किससे संबंधित होता है? परिवहन से संबंधित होता है। और परिवहन के द्वारा क्या है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है या मंगवाया जा सकता है। परिवहन सिर्फ वस्तुओं के लिए उपयोगी नहीं होता, मनुष्य के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि परिवहन के द्वारा मनुष्य क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है और विभिन्न कार्य है वो संपन्न प्रमुख रूप से कर सकता है। पहले जब परिवहन के साधन कम थे या नहीं थे, तो क्या है कि व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या तो वो पैदल जाता था, या फिर वो बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इनका प्रमुख रूप से इस्तेमाल करता था। कुछ पशुओं का इस्तेमाल प्रमुख रूप से इसमें परिवहन के रूप में किया था। लेकिन ऐसे परिवहन के द्वारा क्या है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे बहुत अधिक समय लगता था, और बहुत अधिक समय लगने के साथ साथ क्या है कि उसके समय का व्यय होता था और शीघ्रता से वो नहीं पहुंच जाता था। लेकिन जैसे जैसे परिवहन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, नई नई तकनीक आई है, परिवहन का समय कम हो गया है और लागत भी कम हो गई है। तो लागत है वो भी कम लगती है और जो समय है उसकी भी बचत वर्तमान में हो जाती है। बात आती है कि परिवहन के जो साधन है या परिवहन के जो प्रकार है वो प्रमुख रूप से कितने होते हैं। तो ध्यान रखना, परिवहन के प्रमुख रूप से क्या है कि 3 प्रकार बताए गए हैं। परिवहन के कितने प्रकार बताए गए हैं? प्रमुख रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। 3 प्रकार के परिवहन हैं, प्रमुख रूप से साधन इनके बताए गए हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान पे विशेष महत्व इन तीनों जो परिवहन के साधन है इनका प्रमुख रूप से रहता है। बात आती है कि स्थल परिवहन है वो प्रमुख रूप से किसे कहते हैं। तो स्थल परिवहन प्रमुखतः सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो अपनी धरातल है, धरातल के ऊपर जो हम परिवहन का जो इस्तेमाल करते हैं, जिन साधनों का करते हैं, या परिवहन के द्वारा हम जो स्थल की भूमि का जो उपयोग करते हैं वो प्रमुख रूप से स्थल परिवहन में आता है। अब इसकी परिभाषा को समझने का हम प्रयास करेंगे। भूमि के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन कहलाते हैं। यानी भूमि के ऊपर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुओं को ले जाते हैं या मंगवाते हैं, या व्यक्ति स्वयं क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करता है, कौन से स्तर पे, स्थल के ऊपर, वो प्रमुख रूप से कौन सा परिवहन कहलाता है, स्थल परिवहन कहलाता है। अब बात आती है कि जो स्थल परिवहन है उसके प्रमुखतः कितने प्रकार बताए गए हैं, स्थल परिवहन के प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्थल परिवहन के प्रमुख रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार है स्थल परिवहन के प्रमुख रूप से बताए गए हैं। ये कौन कौन से हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन। स्थल परिवहन के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन। इस प्रकार से क्या है कि स्थल परिवहन है उसका अधिकतम इस्तेमाल है वो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए, यानी पहुंचाने और मंगाने के लिए, और साथ साथ में क्या है कि व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान पे जाता है यात्रा के रूप में या किसी कारणवश से, तो उसके एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने के लिए प्रमुख जो जिस स्थल का प्रमुख रूप से उपयोग करता है वो स्थल परिवहन आता है। स्थल परिवहन का इस्तेमाल है वो अधिकतर क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे या वस्तुओं को एक स्थान दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है।